नमस्कार, केबी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर नागलक्ष्मी ने हुमनाबाद अस्पताल का किया दौरा, अस्पताल का किया निरीक्षण। पूर्व पशुपालन मंत्री औराद के विधायक प्रभु बी चौहान ने औराद और कमलनगर तालुके में विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और उद्घाटन किया। कर्नाटक पुलिस ने नए कानूनों के तहत पहले दिन दर्ज की 80 मामलों में एफआईआर। महाराष्ट्र के पुणे में जीका वायरस के 6 केस मिलने से मच गया हड़कंप, 2 प्रेग्नेंट महिला भी चपेटे में। हिजाब के बाद जीन्स और टी शर्ट पहनने पर भी बैन, मुंबई में कॉलेज के फैसले से स्टूडेंट्स हैरान। भारत बना दुनिया का सबसे बड़ा विवाह स्थल, बूम कर रहा शादियों का बाजार, 13 लाख करोड़ की हुई वेडिंग इंडस्ट्री। अब समाचार विस्तार से। हुमनाबाद के सार्वजनिक अस्पताल में मरीजों का इलाज करने से डॉक्टरों की ओर से इनकार किया जा रहा है। आईसीयू को बंद किया गया है और इमरजेंसी पेशेंट्स के लिए भी यहां कोई सुविधा नहीं है, जिससे हुमनाबाद के मरीजों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर नागलक्ष्मी ने शुक्रवार को हुमनाबाद के इस सार्वजनिक अस्पताल का दौरा किया और यहां के इलाज और अन्य सुविधाओं की समीक्षा की और यहां की परिस्थिति को देखकर डॉक्टरों से आईसीयू को बंद किए जाने के संबंध में पूछा कि आईसीयू को क्यों बंद किया गया है। तब एक डॉक्टर ने कहा कि अगर तुरंत इलाज करना हो तो बीदर शहर भेज देंगे। इस पर महिला आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर नागलक्ष्मी ने कहा कि हुमनाबाद शहर के स्थानीय व आसपास के लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए यहां एक गहन देखभाल इकाई खोली गई है। आप अपनी लापरवाही से मरीजों को बीदर शहर में कैसे भेज सकते हैं? यदि मरीज जाते जाते बीच में ही मर गया हो तो उसका कौन जिम्मेदार है? महिला आयोग ने यहां की सफाई की समीक्षा की तो पाया कि अस्पताल का पीने का पानी का टैंक साफ नहीं है और इस टैंक में पानी के लिए ढक्कन भी नहीं लगाया गया है। टैंकर के आसपास घास उगाई है। उन्होंने निर्देश दिए कि इसकी साफ सफाई कराई जाए। इससे पहले अस्पताल के प्रसव कक्षा का दौरा किया। उन्होंने पेशेंट्स की समस्या सुनी। महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर नागलक्ष्मी चौधरी ने सार्वजनिक अस्पताल के दौरे के अवसर पर अस्पताल के कर्मचारियों द्वारा एक अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया गया कि एनएचएम उप अनुबंध कर्मचारियों को स्थायी आधार पर नियुक्त किया जाना चाहिए। हम पिछले कई वर्षों से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम कर रहे। उन्होंने महिला आयोग के अध्यक्ष के सामने दुख जताया कि जो वेतन दिया जा रहा है उससे परिवार का भरण पोषण करना मुश्किल हो रहा है, जिस पर महिला आयोग ने उनकी इस समस्या का समाधान करवाने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर जिला मलेरिया नियंत्रण अधिकारी डॉक्टर राजशेखर पाटिल, डीवाईएसपी जीएस नेमेगौड़ा, बसवंतराय विमलखेड़ा, डॉक्टर प्रवीण कदले, डॉक्टर रोहित जगुजी व अन्य उपस्थित थे। हुमनाबाद से केपी न्यूज के संवाददाता मोयुद्दीन लाठोड़ी की रिपोर्ट। पूर्व पशुपालन मंत्री व औराद के विधायक प्रभु बी चौहान ने 1 जुलाई को औराद बी और कमलनगर तालुके के कई गांवों का दौरा किया और विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और उद्घाटन किया। बलाद बी गांव में 3 करोड़ के सड़क का काम, हालली में 1.10 करोड़ का प्राथमिक विद्यालय भवन, बोराड़ में 80 लाख का स्कूल भवन, किरगुनावाड़ी में 22.50 लाख का आंगनवाड़ी भवन, बलाद के में 22.50 लाख की आंगनवाड़ी भवन, एकलार में 12.27 लाख का सौर पैनल स्थापना, राज्य के उच्च विद्यालय एवं 4 लाख से स्वच्छ पेयजल संयंत्र, 10.80 लाख से कोलूरा के राज्य के वरिष्ठ प्राथमिक विद्यालय में सोलार पैनल स्थापना, 4 लाख से स्वच्छ पेयजल संयंत्र एवं 9.30 लाख से विभिन्न विकास कार्य। कमलनगर तालुके के थाना कुचनूर गांव में उन्होंने 2 करोड़ की लागत वाले कर्नाटक पब्लिक स्कूल भवन, 1 करोड़ की लागत वाले माध्यमिक विद्यालय भवन सहित विभिन्न विकास कार्यों का पूजन और उद्घाटन किया। 50 लाख के ओवर हेड टैंक एवं पाइपलाइन कार्य, 30 लाख के खुले कुएं तथा 54 लाख के पशु चिकित्सालय भवन का लोकार्पण किया गया। 22.50 लाख के आंगनवाड़ी भवन, शासकीय हाई स्कूल में 22.03 लाख के सोलार पैनल, 4 लाख के स्वच्छ पेयजल प्लांट, माध्यमिक विद्यालय में 4.60 लाख के सोलार प्लांट और 4 लाख के स्वच्छ पेयजल प्लांट का विधायक ने भूमि पूजन किया। इस अवसर पर विधायक प्रभु बी चौहान ने कहा कि हालली, हिप्पलगांव और एकलार गांव में अंग्रेजी माध्यम स्कूलों का उद्घाटन किया। बात करें तो सभी गांव में सड़क, पेयजल व्यवस्था, अच्छे स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र के लक्ष्य को लेकर मैं सक्रिय हूं। जनता की मांग के अनुरूप विकास कार्यों को प्राथमिकता से ले रहा हूं। उन्होंने कहा कि क्षेत्र का सर्वांगीण विकास मेरी प्राथमिकता है। शिक्षा क्षेत्र के विकास पर बहुत जोर दिया गया है और मैंने अधिकारियों को सुझाव दिया है कि सभी स्कूलों में अच्छी इमारतें, पीने का पानी, शौचालय और खेल के मैदान होने चाहिए। जहां कमी है वहां आवश्यक अनुदान
कूड़ादान उपलब्ध कराया जा रहा है। स्कूलों में स्वच्छ पेयजल यूनिट, सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह स्कूलों के विकास के लिए कितनी भी धनराशि देने को तैयार है। इस अवसर पर एपीएमसी अध्यक्ष थोंडी बानारोटे, ग्राम अध्यक्ष काशीनाथ चीरके, नेता राम शेट्टी पन्नाले, सुरेश भोसले, उदय सोलापुरे, गिरीश वरियार, शिवराज अलमाजे, बाबूराव वाघबारे, धनराज वरियार, वीरेंद्र राजापुरे, बाबूराव तोरनवाड़ी, सूर्यकांत अलमाजे और अन्य उपस्थित थे। और आज से केपी न्यूज के संवाददाता तालीम पाशा की रिपोर्ट। कर्नाटक की पुलिस ने 3 नए आपराधिक कानून लागू होने के बाद सोमवार रात 9:30 पर 80 प्राथमिकी रिपोर्ट एफआईआर दर्ज की है। पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षण के कार्यालय से जारी एक बयान में यह जानकारी दी गई है। भारतीय न्याय संहिता, बीएनएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस और भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए ने क्रमशः भारतीय दंड संहिता, आईपीसी दंड प्रक्रिया संहिता, सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह ले ली है। अधिकारियों ने बताया कि बेंगलुरु में एचएसआर लेआउट पुलिस ने सोमवार को सुबह 1:30 पर बीएनएसएस की धारा 194 आत्महत्या आदि पर पुलिस द्वारा जांच और रिपोर्ट करना के तहत पहली अप्राकृतिक मृत्यु रिपोर्ट यूडीआर दर्ज की। बीएनएसएस धारा 194 के तहत एक और यूडीआर अदगोड़ी पुलिस ने सुबह 9 बजे दर्ज किया। बीएनएसएस के तहत एक और यूडीआर मामला एचएएल पुलिस ने दर्ज किया। वर्थुर पुलिस ने बीएनएस की धारा 318 धोखाधड़ी और 319 छाजावेश द्वारा धोखाधड़ी और सूचना प्रौद्योगिकी आईटी अधिनियम की धारा 66 कंप्यूटर से संबंधित अपराध के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की। बीएनएस के तहत राज्य में पहला मामला सोमवार सुबह हासन ग्रामीण पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया। बताया जा रहा है कि यह मामला एक कार दुर्घटना से जुड़ा है। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सोमवार को कर्नाटक राज्य अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान प्रबंधन महासंघ द्वारा दायर एक याचिका पर राज्य सरकार को नोटिस देने का आदेश दिया। न्यायमूर्ति एस सुनील दत्त यादव ने नोटिस जारी करने का आदेश दिया और सरकारी वकील को निर्देश प्राप्त करने का निर्देश देते हुए मामले को अगले सप्ताह के लिए पोस्ट कर दिया। फेडरेशन ने 20 मई 2024 के परिपत्र को चुनौती देते हुए याचिका दायर की, जिसमें सभी गैर सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों को उनके द्वारा निर्धारित फीस, प्रवेश प्रक्रिया आदि को अपने नोटिस बोर्ड और अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित करने की आवश्यकता थी। जीका वायरस ने एक बार फिर से चलाना शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र के पुणे जिले में जीका वायरस के केस मिलने से हड़कंप मच गया है। पुणे में जीका वायरस संक्रमण के 6 मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि जीका वायरस के इन 6 मरीजों में से 2 गर्भवती महिलाएं भी शामिल हैं। दरअसल जीका वायरस संक्रमित एडीज मच्छर के काटने से फैलता है। मच्छर की इसी प्रजाति को डेंगू और चिकनगुनिया जैसे संक्रमण फैलाने के लिए भी जिम्मेदार माना जाता है। इस जीका वायरस की सबसे पहले 1947 में युगांडा में पहचान हुई थी। अधिकारियों ने कहा कि एरंडवाने इलाके की 28 वर्षीय गर्भवती महिला में जीका वायरस का संक्रमण पाया गया। शुक्रवार को उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। 12 सप्ताह की गर्भवती एक अन्य महिला में भी सोमवार को संक्रमण पाया गया। दोनों महिलाओं की हालत अभी ठीक है और उनमें कोई लक्षण नहीं है। बता दें कि गर्भवती महिलाओं में जीका वायरस के कारण भ्रूण में माइक्रोसेफली ऐसी स्थिति जिसमें असामान्य मस्तिष्क विकास के कारण सिर काफी छोटा हो सकता है। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। हिजाब बैन के बाद मुंबई के कॉलेज में जीन्स और टी शर्ट पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। चेंबूर के एनजी आचार्य डीके मराठी कॉलेज में सोमवार को जीन्स और टी शर्ट पहनकर आए स्टूडेंट्स को गेट पर ही रोक दिया गया। कॉलेज ने नया ड्रेस कोड जारी किया है। कुछ दिन पहले ही बॉम्बे हाईकोर्ट ने कॉलेज में हिजाब बैन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी थी। आचार्य मराठी कॉलेज की ओर से 27 जून को जारी नोटिस के अनुसार फटी जीन्स, टी शर्ट, खुले कपड़े और जर्सी की अनुमति नहीं है। नोटिस कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर विद्या गौरी लीले ने जारी किया है। इसमें कहा गया है कि छात्रों को परिसर में औपचारिक और सभ्य पोशाक पहननी चाहिए। वे हाफ शर्ट या फुल शर्ट और
ट्राउजर पहन सकते हैं। कॉलेज के नोटिस में कहा गया है छात्राएं कोई भी भारतीय या पश्चिमी पोशाक पहन सकती है। छात्रों को कोई भी ऐसा पहनावा नहीं पहनना चाहिए जो धर्म या सांस्कृतिक असमानता को दर्शाता हो। नकाब, हिजाब, बुर्का, स्टोल, टोपी, पैच आदि को ग्राउंड फ्लोर पर कॉमन रूम में जाकर उतारना होगा और उसके बाद ही वे पूरे कॉलेज परिसर में घूम सकते हैं। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान सोमवार को जमकर सियासी तीर चली। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला और अग्निवीर योजना समेत कई मुद्दों पर अपनी राय रखी। मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने अग्निपथ स्कीम को लेकर ऐसा बयान दिया जिससे हंगामा खड़ा हो गया है। राहुल गांधी ने दावा किया कि अग्निवीर योजना के तहत शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता और अग्निवीर यूज एंड थ्रो वाले मजदूर हैं। इसके साथ ही शहीद हुए अग्निवीरों के परिवार को मुआवजा भी दिया जाता है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या राहुल गांधी का दावा सच है? आखिर एक अग्निवीर और उसके परिवार को क्या क्या फायदे मिलते हैं? जब राहुल गांधी ने लोकसभा में अग्निवीर योजना का मुद्दा उठाया और कहा कि अग्निवीर को सरकार कुछ नहीं मिलता। दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष और आपकी राज्यसभा सांसद स्वाति मलिवाल ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से आग्रह किया है कि वो 181 महिला हेल्पलाइन के बंद होने और आयोग डीसीडब्ल्यू के व्यवस्थागत क्षरण पर ध्यान दें और जरूरी कदम उठाए। उन्होंने केजरीवाल को लिखे पत्र में कई गंभीर आरोप लगाए। सीएम अरविंद केजरीवाल को लिखे पत्र में मलिवाल ने डीसीडब्ल्यू के समक्ष आ रही कई समस्याओं का जिक्र किया, जिनमें धन की कमी, बजट में कटौती और कर्मचारियों को हटाना शामिल है। मलिवाल ने पत्र में कहा कि डीसीडब्ल्यू प्रमुख का पद तब से खाली पड़ा है जब से उन्हें आम आदमी पार्टी द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया। उन्होंने पत्र में आगे लिखा, जनवरी 2024 में अध्यक्ष पद से मेरे इस्तीफे के बाद से दिल्ली सरकार किस तरह डीसीडब्ल्यू को व्यवस्थित रूप से खत्म कर रही है, यह बेहद अफसोस की बात है। 2015 से मैंने जो व्यवस्था कड़ी मेहनत से बनाई थी, उन्हें सरकार द्वारा नष्ट किया जा रहा है। ऐसे में दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा करने वाली प्रणालियों की देखभाल करना आपकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। 181 महिला हेल्पलाइन को बंद करना भयावह है। बलात्कार और अन्य अपराधों की पीड़िता पिछले 48 घंटों से महत्वपूर्ण सहायता के बिना है। एक दिन पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी बोले और आज सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव लोकसभा में पूरे फॉर्म में दिखे। केंद्र की नई सरकार पर बरसते हुए उन्होंने कहा, आवाम ने हुकूमत का गुरूर तोड़ा है। ये चलने वाली नहीं, गिरने वाली सरकार है, क्योंकि ऊपर से जुड़ा कोई तार नहीं, नीचे कोई आधार नहीं, आधार में जो है अटकी हुई, वो तो कोई सरकार नहीं। आगे उन्होंने अयोध्या पर एक कविता पढ़ी जो भाजपा को जरूर चुभी होगी। राम मंदिर बनने के बाद यह पहला चुनाव था और भाजपा अयोध्या लोकसभा सीट हार गई है। कन्नौज से सपा सांसद अखिलेश यादव के बगल में ही अयोध्या से जीते सपा सांसद अवधेश प्रसाद भी बैठे थे। अखिलेश ने कहा, अध्यक्ष महोदय, एक जीत और हुई है। उन्होंने तंज कसा कि मैं जानता हूं कि सत्ता पक्ष वाले समझ गए होंगे। अखिलेश ने अयोध्या का नाम लिया तो विपक्ष के लोग मेज थपथपाने लगे। उन्होंने कहा कि अयोध्या की जीत भारत के परिपक्व मतदाता की लोकतांत्रिक समझ की जीत है और हम तो यही सुनते आए हैं। अब फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते समाचार। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पृथ्वी गर्म हो रही है और इसका असर हिमालय के ग्लेशियरों पर भी पड़ रहा है। ये ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, जिससे पानी की कमी हो सकती है। लेकिन पिघलते ग्लेशियरों से एक और खतरा भी पैदा हो रहा है। ग्लेशियरों के पिघलने से बन रही झीलों की वजह से उत्तराखंड में बड़ा खतरा मंडरा रहा है और इस वजह बड़ी आपदा आ सकती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि उत्तराखंड में ऐसी 5 झीलें हैं जो खतरनाक हो सकती है और अगर ये झीलें फट जाती है तो उसके रास्ते में आने वाले गांवों भारी नुकसान हो सकता है। इसके साथ ही कई लोगों की जान भी जा सकती है। अपने इंडियन वेडिंग इंडस्ट्री के बारे में जरूर सुना होगा। अब इस इंडियन वेडिंग इंडस्ट्री का कारोबार दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की कर रहा है।
जिसकी वजह से भारत में शादी का एक बड़ा मार्केट तैयार हो गया है। निवेश बैंकिंग और पूंजी बाजार फर्म जेफरीज की एक रिपोर्ट आई है, जिसमें इंडियन वेडिंग इंडस्ट्री की ग्रोथ का जिक्र किया गया है। इस रिपोर्ट के कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में वेडिंग इंडस्ट्री करीब 130 अरब डॉलर यानी 10 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गई है। फूड ग्रोसरी मार्केट के बाद ये भारत में दूसरा सबसे बड़ा बाजार बन गया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में एक शादी पर औसतन 12.5 लाख रुपए खर्च होते हैं। भारत में औसत भारतीय जोड़ा शादी पर शिक्षा की तुलना में करीब 2 गुना खर्च करता है। भारतीय शादियां हमेशा एक भव्य आयोजन रही है। भारत में इंडियन वेडिंग इंडस्ट्री ने किस तेजी से ग्रोथ की है, उसका अंदाजा आप इसी से लगा ले सकते हैं कि इंडियन वेडिंग इंडस्ट्री का आकार अमेरिकी बाजार से 2 गुना हो गया है। लोकसभा में टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी का एक बार फिर बहुत ही अलग अंदाज देखने को मिला। जहां सोमवार को सदन में काफी आक्रामक माहौल रहा, तो वहीं दूसरी तरफ मंगलवार का दिन लोकसभा में कुछ शायराना सा रहा। कल्याण बनर्जी ने अनोखे अंदाज में भी सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने बहुत ही मजाकिया अंदाज में बीजेपी के 400 पार वाले नारे को लेकर तंज कसा। दरअसल बीजेपी ने चुनाव के समय 400 पार का नारा दिया था, लेकिन वहां 230 पर सिमट गई। बीजेपी के उसी 400 पार वाले नारे पर तंज कसते हुए कल्याण बनर्जी कित 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 बोलने लगे। जैसे ही उन्होंने कित कित बोलना शुरू किया, महुआ मोइत्रा समेत उनके आसपास बैठे सांसद जोर जोर से ठहाके लगाने लगे। टीएमसी सांसद ने बीजेपी सरकार के चुनावी नारे पर चुटकी लेते हुए हाथ ऊपर उठाते हुए कहा कि अब की बार 400 पार। क्या हुआ, खेल शुरू हो गया। उन्होंने कित-कित बोलते हुए हाथ ऊपर नीचे गिराते हुए इशारे में ये बताने की कोशिश की कि किस तरह से 400 के दावे वाली सीटें नीचे खिसककर 230 पर सिमट गई। हालांकि इस बीच कल्याण बनर्जी के इस अंदाज को देखकर सदन में मौजूद सदस्य जोर जोर से हंसने लगे। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर नागलक्ष्मी ने अहमदाबाद अस्पताल का किया दौरा, अस्पताल का किया निरीक्षण। पूर्व पशुपालन मंत्री व औराद के विधायक प्रभु बी चौहान ने औराद और कमलनगर तालुके में विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और उद्घाटन किया। कर्नाटक पुलिस ने नए कानूनों के तहत पहले दिन दर्ज की 80 मामलों में एफआईआर। महाराष्ट्र के पुणे में जीका वायरस के 6 केस मिलने से मच गया हड़कंप, 2 प्रेग्नेंट महिला भी चपेटे में। हिजाब के बाद जीन्स और टी शर्ट पहनने पर भी बैन, मुंबई में कॉलेज के फैसले से स्टूडेंट्स हैरान। भारत बना दुनिया का सबसे बड़ा विवाह स्थल, बूम कर रहा शादियों का बाजार, 13 लाख करोड़ की हुई वेडिंग इंडस्ट्री। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।